नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी रिजर्व अकेडमी पर। और आज हमें देखना है शॉर्ट सर्किट टेस्ट कैसे होता है, क्या होता है, फटाफट से देखेंगे। छोटा सा है, क्विक रिवीजन वाले वीडियोस में आप लोगों के सामने ला रहा हूं ताकि जेई के सिलेबस के रिवीजन के अनुसार हम हमारी पढ़ाई कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। शॉर्ट सर्किट टेस्ट से जाने से पहले, क्योंकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आप ये इक्विवेलेंट सर्किट एक देख पा रहे होंगे, ये अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट है। इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं कि मैग्नेटाइजेशन ब्रांच जो है बाहर की तरफ है। ये यहाँ बाहर कैसे आई, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं लास्ट लेक्चर से। लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि भाई इक्विवेलेंट सर्किट जो होता है वो इस प्रकार का कुछ बन के आता है, जिसमें हमने कोर लॉस कंपोनेंट या कोर लॉस रजिस्टर वो हमने देख लिया था। इसको अपन मैग्नेटाइजिंग ब्रांच बोलते हैं। और ये वाली साइड अपनी सेकेंडरी साइड की है, ये वाली प्राइमरी साइड की है। पर ये पूरा सर्किट आपस में एक सिंगल रूप में जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने सेकेंडरी साइड के पैरामीटर्स को भी प्राइमरी साइड पर रेफर कर लिया है। आप देख सकते हैं V2 डैश, R2 डैश, X2 डैश, I2 डैश, सब 2 के साथ डैश लग रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये रेफर्ड टू प्राइमरी है। ठीक है, कैसे रेफर करते हैं प्राइमरी साइड पर, पिछला आप क्लास देखिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा ये मैटर। क्या क्या चीजें हैं ये एक बार वापस से मैं आपको बता देता हूं। R1 अपना प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस को हमने यहां दर्शा है, जो हमारे कोर लॉस या कॉपर लॉसेस, अपना रेजिस्टिव लॉसेज या कॉपर लॉसेस, उनको रिप्रेजेंट करेगा। X1 जो है हमारा प्राइमरी साइड का लीकेज रिएक्टेंस है। ये हमारी जो प्राइमरी साइड में फ्लक्स लीक हो रही है, जो कोर में पूरी तरह से नहीं जा पा रही है, जो फ्लक्स लीक हो जा रही है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहां पर इसको दर्शाया है। X2 डैश और R2 डैश समान रूप से अपने सेकेंडरी साइड के पैरामीटर्स हैं। R2 डैश मतलब सेकेंडरी साइड में जो रेजिस्टेंस है जिसमें कॉपर लॉसेस होंगे। X2 डैश जो सेकेंडरी साइड में फ्लक्स लीक होगी सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग में से। मैग्नेटाइजिंग ब्रांच पे आ जाते हैं। जो मैग्नेटाइजिंग, क्योंकि कुछ फ्लक्स का पार्ट तो लीक हो गया और मैक्सिमम पार्ट फ्लक्स का जो कोर में स्थापित होगा, कोर के थ्रू फ्लो करेगा, उसको हमने दर्शाया है यहां पर मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है। और इस फ्लक्स के स्थापित होने की वजह से या इस फ्लक्स के कोर में से फ्लो होने की वजह से जो कोर में लॉसेज होंगे, आयरन लॉसेज होंगे, उनको हमने दर्शाया है एक RI रेजिस्टेंस से। अब इस मैग्नेटाइजिंग ब्रांच को हमने बाहर दर्शा रखा था। अभी आपने देखा था पीछे शॉर्ट सर्किट टेस्ट का जो डायग्राम था, इसको हमने बाहर ले रखा था। अगर मैं इसको यहां बाहर सरकाऊंगा, जैसा कि नीचे डायग्राम में अपने शो भी हो रहा है कि हमने इसको बाहर एज्यूम कर रखा है, तो बाहर एज्यूम करने का मतलब क्या है कि ये R1 को जोड़ा जा, R2 डैश को जोड़ा जा सकता है, X1 X2 डैश को जोड़ा जा सकता है आपस में। ठीक है, वही हमने यहाँ कर रखा है। ऐसा क्यों किया था हमने? क्योंकि हमने ये कहा था कि अगर कोई एक अच्छा ट्रांसफार्मर है या आइडियल ट्रांसफार्मर की हम बात करें, तो उसमें जो ये लीकेज, प्राइमरी साइड में जो लीकेज इंपीडेंस का ड्रॉप है, लीकेज इंपीडेंस किसको कहा जा रहा है? इन दोनों को मिला के इंपीडेंस कह रहे हैं। यह तो हो गया रेजिस्टेंस प्राइमरी साइड का, ये हो गई प्राइमरी साइड की लीकेज रिएक्टेंस, और इन दोनों को मिला के कहा जा रहा है प्राइमरी साइड का लीकेज इंपीडेंस। अगर इस प्राइमरी लीकेज इंपीडेंस का ड्रॉप में नेग्लिजिबल मान लूं, जो कि आइडियल केस में या एक बहुत अच्छे एफिशिएंसी वाले ट्रांसफार्मर में नेग्लेक्ट किया जा सकता है, नेग्लिजिबल माना जा सकता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि ये जो हमारी इस साइड पर हमने एक केवीएल इक्वेशन लिख रखी है, E1 बराबर V1 माइनस ये ड्रॉप, यानी वोल्टेज में से ये ड्रॉप घटा दूंगा तो इन दो पॉइंट के अक्रॉस मेरे को वोल्टेज कितना प्राप्त हो रहा है वो मिल जाएगा। तो अगर इसको मैं नेग्लिजिबल मान लूं तो E1 बराबर V1 हो जाएगा। E1 बराबर अगर V1 हो जाएगा तो इस ब्रांच को मैं चाहे यहां रखूं, क्योंकि इसके अक्रॉस E1 वोल्टेज है। अगर E1 बराबर V1 हो जाएगा तो इस ब्रांच को चाहे यहां रखूं चाहे यहां रखूं, एक ही बात होगी, यानी सेम इफेक्ट आएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक आइडियल ट्रांसफार्मर या नेग्लिजिबल प्राइमरी लीकेज इंपीडेंस का नेग्लिजिबल ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप मानते हुए इसको बाहर निकाल लेते हैं। और इसी के साथ हम हमारा शॉर्ट सर्किट एनालिसिस चालू करते हैं। क्यों करते हैं शॉर्ट सर्किट एनालिसिस? सबसे पहली बात तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अनुसार आपको ये ध्यान रखनी है, HV साइड पर परफॉर्म किया जाता है, शॉर्ट सर्किट किया जाता है LV साइड को। पर यह बात हमें पता है कि LV साइड पर जो करंट होगा वो ज्यादा होगा और HV साइड पर जो करंट होगा वो कम होगा। और दूसरी बात ये हमें याद रखनी चाहिए कि जब शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, यानी कि यहां पर सेकेंडरी साइड में रेटेड लोड नहीं लगा है, तो रेटेड लोड नहीं लगा है तो हमें यहां पर रेटेड वोल्टेज नहीं लगाना पड़ेगा। और प्राइमरी साइड पर अगर रेटेड वोल्टेज नहीं लगाना पड़ेगा तो HV साइड होते हुए भी हमें
रेटेड वोल्टेज अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बहुत कम वोल्टेज में ही रेटेड करंट फ्लो कर जाएगा। और रेटेड करंट फ्लो करवाना ही हमारा मकसद होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में। क्यों? क्योंकि अगर रेटेड करंट होगा तो हमारा I2R लॉसेज जो मैक्सिमम पॉसिबल है इस ट्रांसफार्मर में, क्योंकि ट्रांसफार्मर में जब भी चलेगा रेटेड करंट से ज्यादा चलेगा ही नहीं, जो उसकी रेटिंग है उससे ज्यादा हमें उसे चलाना ही नहीं है। तो रेटेड करंट से ज्यादा अगर नहीं चलेगा तो रेटेड करंट के लिए अगर मैं लॉस कैलकुलेट कर लूं, मीटर लगा के मेजर कर लूं, तो रेटेड I2R लॉस या मैक्सिमम I2R लॉस, मैक्सिमम कॉपर लॉस हम डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक है, तो बात ये हुई कि भाई एक तो एचवी साइड पर परफॉर्म करने से लो करंट साइड पर हमें परफॉर्म करना पड़ रहा है, दूसरा हमें हाई वोल्टेज लगाना ही नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं लगाना पड़ रहा है? क्योंकि सेकेंडरी साइड पर जो लोड लगा हुआ है वो रेटेड है ही नहीं, वो तो जीरो लोड है, शॉर्ट सर्किट कर दिया हमने। तो जब हाई वोल्टेज साइड पर वोल्टेज बहुत कम होगा तो इस साइड पर तो वोल्टेज और कम होगा, और करंट जो होगा, हालांकि लो वोल्टेज साइड पर करंट ज्यादा होता है पर वो करंट इतना कम होगा कि यहां पर कोई ऐसी ज्यादा हीट डेवलप नहीं होगी, क्योंकि सारा सिस्टम रेटेड करंट पर ही चलेगा और उस रेटेड करंट को मेंटेन रखा जाएगा इनपुट साइड से वोल्टेज को लिमिट करके। कम वोल्टेज लगाने पर ही हमें रेटेड करंट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है हमारा बेसिकली किस लिए है? डिटरमाइन करने के लिए, पता लगाने के लिए कॉपर लॉसेस, वो भी रेटेड करंट पर। दूसरा, हम इसमें इसकी शॉर्ट सर्किट टेस्ट की मदद से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 R2 डैश निकाल सकते हैं, साथ ही लीकेज रिएक्टेंस, इक्विवेलेंट लीकेज रिएक्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे, और इससे जो वैल्यूज आती हैं वो वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करने में भी काम आती है। और एक कॉपर लॉसेस हमें पता चल जाते हैं तो हम ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कैलकुलेट करते टाइम उन लॉसेस का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि शॉर्ट सर्किट करंट जो सेकेंडरी में फ्लो होगा, यानी यहां पर जो करंट फ्लो होगा उसी को तो शॉर्ट सर्किट करंट कहेंगे हम, कि शॉर्ट सर्किट में जो करंट जा रहा है। और बेसिकली वो क्या है? सेकेंडरी साइड का करंट है, रेफर टू प्राइमरी। तो शॉर्ट सर्किट करंट जो है उसको क्या कहा जाता है? I2-SC। और सेकेंडरी साइड का जो शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस है वो क्या हो जाएगा? टोटल। यानी कि ये जो टोटल इंपीडेंस है इस ट्रांसफार्मर का, उसी को पूरा का पूरा वोल्टेज झेलना है और उसी में के थ्रू शॉर्ट सर्किट करंट हमारा फ्लो होना है। तो रेटेड करंट पर परफॉर्म किया जाता है, एचवी साइड पर परफॉर्म किया जाता है ताकि लो करंट रहे, और क्योंकि लो करंट को हैंडल करना आसान होता है। साथ ही साथ देखो मैंने यहाँ लिख भी रखा है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि हमें वी डोंट हैव टू प्रोवाइड फुल हाई वोल्टेज, हमें हाई वोल्टेज प्रोवाइड नहीं कराना पड़ता है। क्यों? रेटेड करंट फ्लो कराने के लिए, तो ये भी हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है। और शॉर्ट सर्किट एलवी साइड पर है तो रिड्यूस्ड वोल्टेज पर है शॉर्ट सर्किट, तो वो भी हमारे लिए फायदेमंद हो जाता है। तो ट्रांसफार्मर में 4 से 5% ऑफ फुल लोड और रेटेड करंट, जो I0 होता है हमारा नो लोड करंट, वो फुल लोड का 4 से 5% ही होता है, जिसको मैग्नेटाइजिंग करंट भी बोला जाता है, जो कि शॉर्ट सर्किट करंट से बहुत कम होता है। क्योंकि शॉर्ट सर्किट करंट तो फुल लोड फ्लो होने वाला है, अपन कह रहे हैं ना, शॉर्ट सर्किट करंट जो फ्लो होगा वो कितना फ्लो होगा? रेटेड, क्योंकि रेटेड करंट पे ही हमें I2R लॉसेस निकालने हैं। तो हम इनपुट साइड से इतना वोल्टेज लगाएंगे जो कि बहुत कम होगा, पर इतना वोल्टेज लगाएंगे कि यहाँ पर रेटेड करंट फ्लो कर जाए, और वो कम वोल्टेज पर ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट है। पर शॉर्ट सर्किट होने और कम वोल्टेज लगाने के बावजूद भी करंट तो रेटेड ही फ्लो होने वाला है ना शॉर्ट सर्किट में। तो उस रेटेड करंट के सामने जो हमारा नो लोड करंट होता है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि नो लोड करंट मुश्किल से 4 या 5% होता है ट्रांसफार्मर के फुल रेटेड करंट का। तो I0 जो है उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। अब आप देखो I0 को नेग्लेक्ट करने का मतलब क्या है? I0 को नेग्लेक्ट करने का मतलब क्या है कि इधर करंट नहीं जा रहा है, इधर करंट नहीं जा रहा है तो मैं इस ब्रांच को ही गायब कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अगर इस ब्रांच में करंट जा ही नहीं रहा है, और क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इस बात को समझिए आप लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं जा रहा है। प्रैक्टिकली जब आप शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे तो इधर करंट जाएगा, पर क्योंकि ये नेग्लिजिबल है इसलिए हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और अगर इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो करेंगे, क्योंकि हमें कैलकुलेशन ईजी करनी है। तो अगर मैं इसको नेग्लेक्ट कर रहा हूं आई नोट को, तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटाइजिंग ब्रांच कैन बी ऑल्सो नेग्लेक्टेड इस केस में। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के केस में जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो मैग्नेटाइजिंग ब्रांच को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और कर देते हैं। तो इन शॉर्ट सर्किट कंडीशन टू फ्लो द रेटेड करंट रिड्यूस्ड वोल्टेज लेस देन 10% ऑफ रेटेड हमें चाहिए होता है, जिसको शॉर्ट सर्किट वोल्टेज कहा जाता है। तो यानी ये हमारा फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट सर्किट अप्रोक्सीमेट। नीचे देख सकते हैं आप लोग यहां पर, ये जो हमारा सर्किट हो गया, इसमें अपन ने मैग्नेटाइजिंग ब्रांच हटा दी। ये जो आर है हमारा टोटल है R1 प्लस R2 डैश, ये एक्स जो है ये हमारा टोटल है X1 प्लस X2 डैश। इस पूरे को अपन शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस बोल रहे हैं। तो जैसा कि हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, बार बार मैं कह रहा हूं आपको क्या, कि जो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज यहां लगाना पड़ेगा वो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज रेटेड का मात्र 10% होगा, और इस 10% वोल्टेज पर ही जो यहाँ शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगा वो रेटेड करंट अचीव हो जाएगा, क्योंकि हमें रेटेड पर ही करना है। तो यानी आप इसको समझिए कि ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट कैसे किया जाता है। पहले हम वोल्टेज 0 से बढ़ाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे इधर शॉर्ट सर्किट कर देते हैं LV साइड पर, HV साइड पर वोल्टेज बढ़ाना शुरू करते हैं। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट है इसलिए करंट बढ़ने लगता है एकदम से, और बढ़ते बढ़ते जब वो रेटेड पर पहुंच जाता है तो हम यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाना बंद कर देते हैं इनपुट साइड पर या प्राइमरी साइड पर। जहां पर हम रुकते हैं वोल्टेज बढ़ाना वो 10% ही होता है रेटेड वोल्टेज का। तो रेटेड वोल्टेज कब अप्लाई किया जाता है, व्हेन लोड रेटेड हो, यानी रेटेड लोड कनेक्टेड हो सेकेंडरी में। अगर इस ट्रांसफार्मर की जो रेटेड कैपेसिटी है लोड को झेलने की, या लोड को सप्लाई, जितने लोड को सप्लाई करने की इसकी रेटेड कैपेसिटी, अगर उतना लोड हमने यहाँ लगाया होता तो हमें रेटेड हाई वोल्टेज लगाना पड़ता। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बोल दूं कि हम 11 kV बाय 415 वोल्ट के ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना चाहते हैं, 11 kV हो गया 11,000 वोल्ट बाय 415 वोल्ट, यानी स्टेप डाउन वोल्टेज हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। और 415 वोल्ट पर मैं यहां पर रेटेड लोड लगा दूं, तो रेटेड लोड लगाने पर मुझे 11,000 वोल्टेज यहां पर देने पड़ते रेटेड करंट फ्लो कराने के लिए। पर अगर मैं शॉर्ट सर्किट करूंगा तो 11,000 नहीं देने पड़ेंगे, उसके कुछ 10% ही देने पड़ेंगे, लगभग 110 वोल्ट। ठीक है ना। तो यानी 11,000 की जगह 110 वोल्ट ही देने पड़ेंगे, जिसमें रेटेड करंट फ्लो कर जाएगा अगर मैं शॉर्ट सर्किट कंडीशन में ट्रांसफार्मर को चला रहा हूं या शॉर्ट सर्किट टेस्ट उस पर कर रहा हूं। तो हमारे पास इस प्राइमरी साइड पर जो हमने मीटर लगा रखे हैं, कौन कौन से मीटर लगाते हैं हम, 3 मीटर लगाते हैं। ये स्क्रीन पर आपके डायग्राम आ रहा है शॉर्ट सर्किट टेस्ट का, इसमें आप देख सकते हैं एक एमीटर, एक वोल्ट मीटर और एक वाट मीटर। तो ये 3 रीडिंग हमारे पास आ जाती है। जाहिर सी बात है इन तीनों रीडिंग में ये शॉर्ट सर्किट करंट जो होगा ये तो रेटेड करंट होगा, मीटर भी वही बताएगा। एक हमें रीडिंग मिल जाएगी कि कितना शॉर्ट सर्किट वोल्टेज लगाया, हम अप्लाई किया हमने, और वाट मीटर ने कितना रीडिंग निकाली। यानी जब शॉर्ट सर्किट पर ट्रांसफार्मर को चलाया जा रहा है तो उसमें जो लॉस हो रहे हैं वो लॉस कितने हो रहे हैं ये वाट मीटर बता देगा। ठीक है। तो इस वाट मीटर में बेसिकली कौन से लॉस आ रहे होंगे, क्योंकि रेटेड करंट चल रहा है और वोल्टेज तो रेटेड है ही नहीं। अगर रेटेड वोल्टेज नहीं है तो जो मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स है उसकी वजह से होने वाले लॉस तो नेग्लिजिबल है। ऊपर अपन ने मैग्नेटाइजिंग ब्रांच इसलिए तो नेग्लेक्ट करी थी। तो इस वाट मीटर में या इस पावर की रीडिंग में मेनली या मोस्टली सिर्फ और सिर्फ कॉपर लॉसेस आएंगे। ठीक है। तो जो शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो कर रहा है उसका स्क्वायर इंटू आर, ये हमारे कॉपर लॉसेस हो गए। तो यहां से अपने को आर कैलकुलेट हो जाएगा क्या, कि वाट मीटर की रीडिंग है डिवाइड बाय जो एमीटर की रीडिंग है उसका स्क्वायर। ये हमारे को आर पता चल गया। दूसरा हमें ZSC पता चल जाएगा। ZSC कैसे पता चलेगा, कैलकुलेशन देखिए आप यहाँ पर। ZSC पता चलेगा हमें कि जो हमारा शॉर्ट सर्किट वोल्टेज वोल्ट मीटर में मेजर हुआ डिवाइड बाय जो करंट रेटेड चल रहा है या जो एमीटर में मेजर हो रहा है,
इससे आप ZSC निकाल लीजिए। और एक बार अगर ZSC निकल गया तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, क्योंकि ZSC बेसिकली क्या है, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस, R और X का मिला जुला असर, R प्लस JX, तो मैं यहां से R² प्लस X² करके ZSC के साथ फॉर्मूला बना सकता हूं और X की वैल्यू ज्ञात कर सकता हूं। कैसे? इस फॉर्मूले से। तो यानी हमने क्या निकाल लिया, हमने X निकाल लिया, हमने R निकाल लिया, तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस पता चल गया। साथ ही साथ हमने इस ट्रांसफार्मर में होने वाले जो कॉपर लॉसेज हैं उनको हमने ज्ञात कर लिया। तो मित्रों, ये हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही आसान सा। जो जो कॉन्सेप्ट, जो जो मोटी मोटी बातें मैंने बताई है, इसी के आधार पर हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें और वीडियोस के कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और डाउट पूछें। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, डाउट पूछेंगे, चाहे मेरे से पूछें चाहे किसी से पूछें, मेरा मकसद इतना सा है कि सिर्फ आप पूछें। जब आप पूछते हैं इसका मतलब आप पहले उसको पढ़ते हैं, और जब आप पढ़ते हैं और फिर पूछते हैं तो आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, और जितने ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होते हैं सिलेक्शन वही पाते हैं। ठीक है, तो देखते रहिए, सीखते रहिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। ओनली विद VDZEB अकेडमी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।